नेक्स्ट, सो हिंट्स ऑफ कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ साइंस रिसर्च इन इंडिया। सबसे पहले कि कॉर्पोरेटाइजेशन है क्या, तो जो कॉर्पोरेट इंटरेस्ट है, प्राइवेट सेक्टर है, उसका रोल इंक्रीज होते जा रहा है साइंस साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर, जिसमें फंडिंग को लेके, डायरेक्टिंग को लेके, देन ऑल्सो यूटिलाइज करने को लेके, एंड पेटेंट का भी यहाँ पे इशू कई बार उठता है कि जो पब्लिकली फंडेड रिसर्च थी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स उसकी यूनिवर्सिटी सेल कर देती है प्राइवेट कॉरपोरेशंस को। सो ऐसा क्यों हो रहा है? तो इंडिया के अंदर हमने देखा है कि प्राइवेट सेक्टर का जो इन्वॉल्वमेंट है वो इंक्रीज होते जा रहा है इन दी साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च सेक्टर, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट भी है, क्योंकि और R&D को हम इनडायरेक्टली प्रमोट कर रहे हैं। जैसे बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर, इसके जहाँ पे जो कंपनीज है वो हेविली इन्वेस्ट कर रही हैं R&D में, ताकि कॉम्पिटिटिव एज बनी रहे। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यहाँ पे जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाती है, ताकि जो रिसर्च है एंड जो कॉर्पोरेट फंडिंग है, दोनों में जो एक्सपर्टीज है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में, उसको हम लिंक कर पाए। जैसे कि बिराक, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल, एंड ऑल्सो कोलैबोरेशन विद द IT सेक्टर, वो इस ट्रेंड को भी हाईलाइट करता है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है, एंड उसको गवर्नमेंट जो है वो इंक्रीज करने की भी बात कर रही है। इसके साथ साथ रिसर्च प्रायोरिटीज क्या है आपकी, क्या आप शॉर्ट टर्म में देख रहे हो या फिर लॉन्ग टर्म साइंटिफिक प्रोग्रेस को देख रहे हो? तो लॉन्ग टर्म की तरफ इंडिया का भी शिफ्ट देखने को मिला है, जिसमें हम लॉन्ग टर्म में एक तरीके से एक रिस्पॉन्सिबल लीडर की तरह इमर्ज हो रहे हैं इन दी साइंटिफिक रिसर्च। बट अभी भी कुछ चैलेंजेस हैं इंडिया के साइंस रिसर्च के अंदर, जैसे कि बेसिक रिसर्च जो होती है, बेसिक क्यूरियोसिटी जो होती है, उसको हम स्कूल्स में क्या इनकलकेट कर पा रहे हैं? क्या हम प्रैक्टिकल नॉलेज अपने स्कूल सिस्टम में इंटीग्रेट कर पा रहे हैं? जो हमारे कॉलेजेस हैं, हायर एजुकेशन है, क्या वहाँ पे जो डिमांड्स, प्रैक्टिकल कोडिंग स्किल्स डिमांड्स या फिर प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट बेस्ड जो सिलेबस होता है, क्या वो है हमारे पास, या हम अभी भी बुक बेस्ड, जो बुक सेंट्रिक सिस्टम होता है उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं? तो जो क्वालिटी ऑफ रिसर्च आउटपुट है वो भी इसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि कैसा एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर हम पहले बच्चों को दे रहे हैं, जो बेस है वो कैसा है। तो कटिंग एज टेक्नोलॉजी जरूरी हो जाएगी, कोलैबोरेशन जरूरी हो जाएगा, जो कि क्वालिटी ऑफ रिसर्च को इम्पैक्ट करेगा। फंडिंग कितनी हम दे रहे हैं, जो बेसिक रिसर्च होती है इंडिया के अंदर वो अभी भी देखा जाता है कि अंडर फंडेड है। तो इतना लिमिटेड, एंड इतना अगर लिमिटेड फंडिंग, गवर्नमेंट फंडिंग होगी टुवर्ड्स दी अप्लाइड रिसर्च, तो हम लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं देख सकते उसका। इसके साथ साथ शॉर्ट टर्म गेन्स, जैसे कि शॉर्ट टर्म गेन्स शॉर्ट टर्म गेन्स के ऊपर फोकस करना या फिर प्रॉफिट के ऊपर फोकस करना, तो कॉर्पोरेट सेक्टर को भी रिस्पॉन्सिबल रखने की हमें ज़रूरत हो जाती है। इसके साथ साथ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के इशू उठते हैं, जिसमें रिसर्चर्स ने भी कई बार कंसर्न रेज किए हैं। जब रिसर्च जो है कंडक्ट की जाती है इन कोलैबोरेशन विद द पब्लिक इंस्टीट्यूशन, बट एंड में हम देखते हैं कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है वो कॉर्पोरेशन के पास ही जा चुका है। तो सोल्यूशन क्या है इसका? सबसे पहले तो गवर्नमेंट जो है वो बेसिक रिसर्च जो होती है, बेसिक क्यूरियोसिटी जो होती है साइंस के बारे में, वो इनकलकेट करना हमें स्टार्ट करना चाहिए स्कूल लेवल से ही। कई हम बुक्स भी देखते हैं जो कि हम इंडिया के अंदर भी अवेलेबल करवा सकते हैं, जिसमें कॉम्प्लेक्स चीजें जो होती हैं उनको इजी तरीके से समझाया होता है, जिसमें टेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ सकते हैं, जैसे कि ChatGPT। वहां पे अगर हम ऐसा प्रॉम्प्ट डालते हैं तो इट कैन ऑल्सो हेल्प दी टीचर्स कि कैसे बच्चों को सिखाना है इतना टफ कॉन्सेप्ट। इसके साथ साथ कोलैबोरेशन प्रमोट कर सकते हैं। ब्रेन ड्रेन जैसी जो चैलेंजेस हैं कि लोग कॉम्पिटिटिव सैलरीज होने की वजह से, ग्रांट्स होने की वजह से, रिकॉग्निशन होने की वजह से, जो रिसर्चर्स हैं स्पेसिफिकली वो दूसरे कंट्रीज में शिफ्ट हो जाते हैं। तो हम इंडिया में ही वर्ल्ड क्लास रिसर्च इन्वायरमेंट क्रिएट करें, ताकि जो लोग वहां पे गए हैं एक्सपीरियंस गेन करने के लिए, देन दे कैन रिटर्न टू इंडिया, एंड यहाँ पे भी उनको बेटर इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए तो जा यहाँ पे सकते करूँ ना, गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं हैं। टू प्रमोट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन साइंटिफिक टेम्पर? जो हम बोलते हैं कि प्रमोशन ऑफ साइंटिफिक टेम्पर हमारा फंडामेंटल ड्यूटी का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, DPSP में भी उसका रोल है। तो गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं? अगर स्टेप्स की बात करते हैं इंडिया के अंदर फॉर R&D,
तो उसमें एक तो आ जाएगा अटल इनोवेशन मिशन, जिसमें हम अटल टिंकरिंग लैब्स भी बना रहे हैं, जो कि स्कूल लेवल पे भी बच्चों को हेल्प कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम बोल सकते हैं कि स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव, उसके अंदर भी R&D एंड इनोवेशंस को हम प्रमोट कर रहे हैं। यहाँ पे फर्स्टली वी कैन से कि अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो हमने बनाया है अंडर दिस स्टैट्यूटरी एक्ट ऑफ 2023, so this would act as an important linkage also between the education sector या skilling sector plus the industry या फिर market. So one is there, then we, apart from this, when you're talking about the technology, for example 3D printing is there. एजुकेशन में हम बात करते हैं तो स्टेम सेक्टर को प्रमोट करने की बात करें, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, सो इंटीग्रेशन ऑफ दैट STEM sector related curriculum in the education sector, वहाँ पे रोल ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी इक्वली इम्पोर्टेंट हो जाएगा। एंड एक हम चीज ये बोल सकते हैं कि जब यहाँ पे लिखा भी हुआ है इनोवेट, पेटेंट, प्रोड्यूस एंड प्रॉस्पर, सो इज दिस whole thing, is it a part of our इलेक्शन कैंपेनिंग और नॉट? क्या ये इलेक्शन मैनिफेस्टोज का पार्ट है? जब हम बात करते हैं ओवरऑल प्रमोट होना चाहिए, परसेंटेज ऑफ जीडीपी है वो अभी सिर्फ 0.8% ऑफ द जीडीपी इज एलोकेटेड फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वो इंक्रीज होनी चाहिए। सो इट शुड बिकम अ पार्ट ऑफ अगेन दी इलेक्शन कैंपेनिंग, जो पॉलिटिकल पार्टीज अगेन वोट बैंक पॉलिटिक्स ज्यादा फोकस करती है, या पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिमिनल्स होता है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स होता है। सो ये एक जो हम बोल सकते हैं कि डायलेक्ट जो नेशनली चेंज होना चाहिए टू मोल्ड अगेन दी थिंग्स टूवर्ड्स मोर एजुकेशन ओरिएंटेड थिंग्स, या फिर जो हम थॉट प्रोसेस से ही बात करते हैं कि अल्टीमेटली जो पूरा ये एनवायरनमेंट है, इकोसिस्टम है, इट विल बी ड्रिवन बाय योर द चेंजेस इन योर थॉट प्रोसेस, कि आप कैसे चीजों का, आपका कितना इंक्लिनेशन है पर्टिकुलर लाइक साइंस टॉपिक से रिलेटेड। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, इसमें स्किलिंग भी इम्पोर्टेंट हो जाएगी जब हम बात कर रहे हैं कि the role of critical and emerging technology is becoming very significant, like artificial intelligence की बात करते हैं, 3D printing की हम बात कर रहे होते हैं, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी उसकी ग्रोथ के लिए भी वो एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। Next is enough water for irrigation even after breaking of dam gate. So there was a recent incident where जो तुंगभद्रा डैम का गेट है, it broke off और फिर बहुत सारा जो पानी है वो रिलीज हो गया। तो यहाँ पर पहले तो अगर हम डैम की बात करते हैं तो ये तुंगभद्रा रिवर के ऊपर बेस्ड है, जो कि एक तरह से कॉन्फ्लुएंस से बनी है फ्रॉम द टू रिवर्स तुंगा और भद्रा, दीज आर टू डिफरेंट रिवर्स, एंड ऑल्सो ये एसोसिएटेड है विद द कृष्णा रिवर ऑल्सो। और ये एक तरह का बाउंड्री क्रिएट करती है सदर्न इंडिया में, जो दो स्टेट्स है कर्नाटका और आंध्र प्रदेश, उनके बीच में। तो व्हेन वी टॉक अबाउट, ट्रिब्यूटरी है वो कृष्णा रिवर की। हाँ जी जी, थैंक यू। आई थिंक ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी होना चाहिए, मैं वेरीफाई कर लेती हूँ। Further, when we talk about the causes of dam failures, कि क्यों मेजरली इंडिया में डैम फेलियर्स होते हैं, तो स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स होते हैं कि जो डिजाइन है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है एटसेट्रा, वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती। जैसे रिसेंटली जो हमने ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड देखा था, तो उसमें भी डैम्स कैन प्ले अ मेजर रोल इन प्रिवेंटिंग सच फ्लड्स। फिर हाइड्रोलॉजिकल फैक्टर्स वो जाते हैं कि एक्सेसिव रेनफॉल है, फ्लड्स या इवन अर्थक्वेक्स। तो मेंटेनेंस ऑफ डैम्स इट आल्सो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। So dam safety act जो इंडिया में है, again it needs to be in sync with the changing challenges, for example climate change or heavy downpour in a short time period, that is becoming a challenge because of again climate change impact and changes in the rainfall pattern. And here the role of Central Water Commission is also important. Management of the water in the dam reservoirs, for example, we need to periodically focus upon desilting of the dams also, because silting की वजह से जो capacity है dam की वो reduce हो जाती है,
हैं, इट समवेयर आल्सो इम्पैक्ट्स द मरीन इकोसिस्टम आल्सो, जो वाटर रिजर्वायर में फंक्शन कर रहा है। इसके अलावा जब कृष्णा रिवर की हम बात कर रहे हैं तो तुंगभद्रा लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। बाकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी क्या है कृष्णा रिवर की? इट इज भीमा एंड मूसी रिवर। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में वी हैव घटप्रभा, मालप्रभा एंड कोयना रिवर्स। तो ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। और तुंगभद्रा रिवर जो है इट फ्लोज फ्रॉम कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश एंड बिफोर इट जॉइंस द कृष्णा रिवर। तो दो स्टेट्स में फ्लो करती है। तो आंध्र प्रदेश में वो ज्वाइन करती है कृष्णा रिवर को। थैंक यू। Next, this also has been going on since long कि जो ये Hindenburg probe थी regarding the Adani shares, जो kind of एक पोस्ट करा गया कि वैल्यू ज्यादा हाई है than the actual value, और फिर ओवरऑल जो शेयर्स हैं उनकी वजह से पीपल they lost a lot of money, ओवरऑल इंडिया के शेयर्स भी डाउन गए। So this is the major issue regarding the Adani Hindenburg. तो यहाँ पे अगर हम मेन बात करते हैं कि इश्यूज क्या क्या हैं, तो रेगुलेटरी बॉडीज से रिलेटेड यहाँ पर है। सबसे पहले तो सेबी, कि सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का रोल यहाँ पे आ जाता है इन ऑर्डर टू ट्रैक, ताकि जो इन्वेस्टर का इंटरेस्ट है वो उसको प्रोटेक्ट करे। फर्दर जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है कि कैसे प्रैक्टिसेस हो रही हैं, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी कितनी है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड फर्दर अब देयर विल बी अ रोल ऑफ जुडिशरी एंड इवन पार्लियामेंट, कि कैसे वो इस चीज को ट्रैक करेंगे फॉर द सेक ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। सो यहाँ पे वी आर सीइंग कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो पहले भी हमने फाइनेंशियल फ्रॉड्स के रिगार्डिंग बनाई है, फॉर एग्जांपल हर्षद मेहता स्कैम 1992, देन केतन पारेख शेयर मार्केट स्कैम था 2001 का, 2G स्पेक्ट्रम स्कैम ऑफ 2013, एंड देन ऑगस्टा वेस्टलैंड चॉपर स्कैम भी हुआ, वीवीआईपी हेलीकॉप्टर्स का जो था। सो वन इज द इम्पोर्टेंट रोल हेयर, बट ये आफ्टर द एंटायर थिंग हैज हैपेंड, उसके बाद का एक्शन है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाना है। उसका फेयर फंक्शनिंग एक एलिमेंट रहता है, एंड जो उनका अगेन रिकमेंडेशंस या रिपोर्ट क्या बोलते हैं, तो वो एक एस्पेक्ट है, वो भी रिलीज की गई है स्पेसिफिकली फॉर दिस हिंडनबर्ग रिलेटेड केस, और जो उन्होंने एलिगेशंस लगाया ऑन द सेबी चेयरपर्सन एंड अगेन इन्वॉल्वमेंट ऑफ हर हस्बैंड ऑल्सो। Then role of CAG is also very important, the Comptroller and Auditor General of India, in order to identify before such a large scam अगर it gets exposed, या उसका जो again threshold level hit करने के बाद it gets exposed, बट उस तक कितना ज्यादा लॉस एंड डैमेज हो चुका होता है। तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया शुड अगेन इट शुड बी लाइक इनटू द ऑडिटिंग ऑफ इवन द कंपनीज तो है ही डेफिनेटली, बट सेबी रिलेटेड एक्टिविटीज में भी इट शुड बी अगेन play an important role over there. बाकी examples he mentioned is the share market scam 2001 हुआ, securities and banking transactions 1992। तो we saw कि जो इंडिया में जो कैपिटल मार्केट रिफॉर्म्स हैं 1990s के डेकेड से, वी शिफ्टेड टू द कंप्लीट डिजिटल मॉडल जो कंप्लीटली ऑनलाइन फंक्शन कर रहा है। उससे पहले वी वर सीइंग कि योर फिजिकल प्रेजेंस वाज वेरी इंपॉर्टेंट इन बॉम्बे, जो एनएससी और बीएससी जो जिसको हम दलाल स्ट्रीट भी बोलते हैं, जो जहाँ पे वो लोकेटेड है, फॉर अगेन ट्रेडिंग करना है, आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो वो फिजिकली होता था। तो एक ये शिफ्ट देखा जिसकी वजह से वी सॉ इवन द पार्टिसिपेशन इज डेफिनेटली इंक्रीज्ड, एंड इवन दिस हैज अलाउड the foreign portfolio investors or foreign institutional investors to invest in the Indian markets also. So this is an example of opening up of the Indian economy at the same time, specifically after those structural reforms, LPG reforms of 1991. So here जो बाकी हिंडनबर्ग प्रॉब है, अभी वी आर सीइंग कि whether this would be taken up by Supreme Court or not, या फिर एक्चुअली जो सेंटिमेंट है ना मार्केट का वो पूरा चेंज हो जाता है बिकॉज ऑफ सच टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स। और ये सेकंड रिपोर्ट जो उन्होंने अगेन इशू या पब्लिश करी है, तो इसका इम्पैक्ट ऑल्दो हमें कम देखने को मिला है, बट डेफिनेटली वी हैव सीन दैट मार्केट हैज बीन बेयरिश आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ दिस रिपोर्ट। सो एलिगेशंस की इन्वेस्टिगेशंस के बाद जो है दैट इज स्टिल एन ऑनगोइंग प्रोसेस, बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वी कैन से कि हमारी फेयरनेस या ट्रांसपेरेंसी के ऊपर क्वेश्चंस जरूर रेज करता है। ये एक बाहर की एक कंपनी है, वो रिपोर्ट पब्लिश करती है और पूरा इम्पैक्ट हमें उसका देखने को भी मिलता है। थैंक यू जी।
दी करुणा दी। Next is regarding an overview of governance in Delhi. तो यहाँ पे there are the major issues regarding कैसे functioning हो रही है, because there are जो दिल्ली का system है governance का, that is pretty different from all the states and the other cities as well. जैसे यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर का रोल आ जाता है, फर्दर एमसीडी का रोल आ जाता है, एंड द मेजर चीफ मिनिस्टर. So यहाँ पे there are several components that interact with each other. तो issues are being seen here. तो यहाँ पे अगर हम 2023 के जजमेंट की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट इट मेंशन कि ट्रिपल चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी है इन अ डेमोक्रेसी. तो यहाँ पे ऑफिशियल्स जो हैं दे आर अकाउंटेबल टू द मिनिस्टर्स. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली, एंड जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं दे आर अकाउंटेबल टू द पीपल. तो दिस इज बीइंग सीन हियर. एंड यहाँ पे फिर एवोल्यूशन की जब बात होती है तो 1950 में जब कमेंसमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन का, तो दिल्ली वाज अ पार्ट सी स्टेट. अगेन देयर आर सेवरल पार्ट्स जिनमें के डिफरेंट, जैसे जम्मू एंड कश्मीर है, दैट आल्सो हैज अ स्पेशल केस. So there are several parts in which these special categories of states they fall. Further यहाँ पे issue क्या है कि there have been loggerheads like BJP और आम आदमी पार्टी, because again central ruling है, because the general states है उनका already it is stated, but Delhi being capital इसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर का भी रोल आ जाता है. So there are several challenges that are created regarding the rules. जैसे तो कि ये टेबल दे यहाँ जो टेबल दे रखी है, एक तो पूरा इशू जो है इन टर्म्स ऑफ जो जजमेंट्स रही हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली और जो सुप्रीम कोर्ट है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ साइटिंग दीज अगेन डायरेक्ट एग्जांपल्स है. तो पहला जैसे बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2016 केस, तो उसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने द वर्डिक्ट वाज कि जो एलजी ऑफ दिल्ली है, the person would be having complete control of all the matters relating to the NCT and the governance of Delhi. But again फिर फायदा क्या हुआ, आप जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उनका तो कोई रोल ही नहीं बचा अगर एलजी वुड बी डिसाइडिंग एवरीथिंग. तो ये कंसर्न रेज हुआ. देन 2018 में फिर सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन एंड सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई कि एलजी वाज बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, except in 3 cases, which is public order, police and land, जो कि union government would be deciding that, because LG we can say कि LG जो है that signifies या फिर union government का एक figure है. एंड बाकी फिर 2021 में और जो जो जजमेंट्स हुई तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. अभी करंटली हम जो बोल सकते हैं वो ये है कि सिंस द incumbent chief minister of Delhi is in prison and he still remains the chief minister of Delhi, तो ये ऐसे सिचुएशन इंडिया में पहली बार क्रिएट हुई है. So isn't it like impacting the overall governance and functioning of the union territory of Delhi कि आप जेल में हो फिर भी you have not resigned, या फिर जो हमारे constitutional provisions हैं they are not providing us a solution कि क्या होना चाहिए if the chief minister, incumbent chief minister is in prison, so what should be the future course of action. So इसमें we are seeing the challenges. तो ना तो चीफ मिनिस्टर ने रिजाइन किया है, ना ही कोई और ऑल्टरनेटिव हमारे सामने कि क्या होना चाहिए. So here we are seeing the keyword spike in super core inflation. So this definitely reflects price pressures because it is increasing. तो firstly we need to be clear with super core inflation होती क्या है. So जैसे कि हम core inflation की बात करते हैं, so या फिर we are talking about जो 8 core sectors है, so उसमें we do not include the prices related to fuel changes क्या हो रहे हैं और food prices changes है. But जब super core है उसमें हम और eliminate कर देते हैं beverages, auto fuel sector and housing sector. So then we get the super core sector. But वहाँ पे भी we are seeing कि inflation increase हो रही है at 3.7% rate, which is at 6-month high.
तो in a way it is reflecting कि it is not just the food inflation which is creating a problem for the end consumer, for the final consumer, but again like कम्युनिकेशन सेक्टर या हाउस होल्ड गुड्स एंड सर्विसेज, हेल्थ रिक्रिएशन, एजुकेशन सेक्टर, जो अगेन कोर सेक्टर्स हैं, इम्पोर्टेंट है, जो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं हमारी इकोनॉमी की करंट फंक्शनिंग। ऑल्दो वी से कि overall from over the top it looks like कि the economy is functioning very strongly, moving ahead with the great momentum. Monetary policy stance के अगर हम देखते हैं तो hawkish stance जो currently that has been maintained over like a long time period, we are maintaining the status quo. Repo rate is kept unchanged at 6.5%. So वो भी कहीं ना कहीं चीज को indicate कर रहा है कि inflation still it remains a problem despite we are seeing a tight monetary policy being followed. So what else can be the solution? So here supply chain strengthening and smooth functioning is very important role of fiscal policy in terms of maintaining the adequate quantity of food supply. या फिर even in this case we are talking about क्या real estate sector में bubble form हो चुका है because of which we are seeing the hike in prices specifically in the metropolitan areas. And so here again the role of regulatory bodies, for example RERA is important. Few days back we covered कि registered properties का number ही बहुत कम है, that is like उसको significantly adhere किया जा रहा है in the state of Maharashtra, but बाकी states में it is like very minimal या negligible amount की registered properties है. So ये कुछ aspects हैं. एंड क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है तो इसमें वेयर हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. गवर्नमेंट इज अगेन ये भी हमने देखा था कि दे हैव शिफ्टेड टू मॉनिटरिंग द प्राइसेस ऑफ मोर कमोडिटीज, जिसमें उन्होंने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स या फिर स्पाइसेस जो कमोडिटीज हैं उनके प्राइसेस में कैसे चेंज हो रहा है. तो मॉनिटरिंग में भी चेंजेस ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट दैट इज बीन डन अप. तो सीपीआई इन्फ्लेशन कम होती हुई दिखाई दे रही है बट सुपर कोर इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रही है. तो यहाँ पे भी एक तरीके से डाइकोटमी है कि सीपीआई इन्फ्लेशन के ऊपर भी हमें कम्प्लीटली रिलाई नहीं करना चाहिए क्योंकि वो ट्रू पिक्चर हमें नहीं बता रहे इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर्स के बारे में. ठीक है, वी कैन मूव फॉरवर्ड. ये हमने कल भी डिस्कस किया कि जीएसटी काउंसिल मीटिंग. सो what are the areas that they would be focusing upon. So जो बाकी जनरल पॉइंट्स है इसमें एक ये चीज है, हेल्थ इंश्योरेंस लेवी के ऊपर फोकस किया जाएगा कि जो हेल्थ इंश्योरेंस है क्या उसके ऊपर जीएसटी इम्पोज होना चाहिए, बिकॉज हेल्थ अगेन दैट इज one of the important necessities when we're talking about your right, fundamental right under Article 21, right to dignified life. कि आप हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर भी जीएसटी या टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट किया जाएगा बाय द गवर्नमेंट. सो इन दिस केस इट इज बीइंग स्टेटेड कि जो प्रीमियम अमाउंट है उसके ऊपर जीएसटी इम्प्लाई होगा या फिर पूरा ओवरऑल जो भी आपका एक्सपेंडिचर आएगा इन टर्म्स ऑफ बाइंग एन इंश्योरेंस क्या उसके ऊपर इम्पोज होगा. सो ये फाइनल डिसीजन लेट्स सी, या फिर जीएसटी इम्प्लाई नहीं होगा. देखते हैं कि क्या फाइनल डिसीजन रहेगा और रिगार्डिंग दिस थिंग. बाकी वी हैव सीन कि जो टैक्स रेट रैशनलाइजेशन है उसकी एक बात की जाती है. एंड रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जैसे यहाँ पे मेंशन है, तो व्हाट इज the meaning of this reverse charge mechanism? So in this case for example इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर भी हम इसको बोल सकते हैं कि जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं रॉ मटेरियल्स का उसके ऊपर हम ज्यादा जीएसटी इम्प्लाई करते हैं कंपेयर टू द जीएसटी विच इज इम्पोज्ड ऑन द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. सो इसको इसलिए हम इन्वर्टेड या रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म बोला जाता है कि रॉ मटेरियल्स पे ज्यादा जीएसटी है कंपेयर टू द फाइनल गुड्स या एंड गुड्स एंड सर्विसेज विच आर अवेलेबल. And overall, when we're talking about the performance of GST collections, even जब हम monthly collections की बात कर रहे हैं, so that has been on a consistent rise. So this showcases the performance of GST, and this is an indirect taxation. So यहाँ पे ये की argument भी रहती है कि they are since regressive in nature because the GST tax चाहे वो एक गरीब इंसान हो या फिर मिडिल क्लास हो या फिर फ्रॉम अ रिच सेक्शन ऑफ सोसाइटी हो, तो आपको जीएसटी जो रेट है वो सबको सेम ही पे करना पड़ेगा. तो जो एंड में वी कैन से अगेन कंज्यूमर कॉस्ट है वो भी इंक्रीज हो जाती है बिकॉज ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन. एंड ओवरऑल जब हम क्रोनोलॉजी ऑफ गवर्नमेंट टैक्स कलेक्शंस की बात कर रहे हैं तो हाईएस्ट शेयर उसमें इनकम टैक्स का है फॉलोड बाय जीएसटी.
पहले सेकंड पोजीशन पे होता था कॉर्पोरेट टैक्स, बट नाउ वी आर सीइंग जीएसटी हैज टेकन द सेकंड रैंक एंड थर्ड वी हैव द कॉर्पोरेट टैक्स. So this change has also happened. Okay, move on. So process to revamping the centrally sponsored schemes begins. So this is important when we're talking about even the revenue expenditure rationalization. तो यहाँ पे क्या elements होंगे? For example कि एक particular scheme की कितनी need है हमें, और उस नीड के अकॉर्डिंग व्हाट चेंजेस शुड बी डन इन टर्म्स ऑफ कि क्या बेनिफिशरीज में कुछ चेंज होना चाहिए, हमें और इंक्लूड करने चाहिए, या फिर अगेन हमें और उस पर स्क्वीज डाउन करना है. देन वी कैन टॉकिंग अबाउट कि कितना फाइनेंशियल नीड्स जो है हाउ दैट हैज चेंज्ड, क्या इसमें हम स्ट्रक्चरली चेंज कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मोर डिजिटाइजेशन विच कैन हेल्प अस इन अगेन सेविंग मोर ऑफ लीकेजेस ऑफ द फाइनेंशियल फंड्स और नॉट. सो अगेन रेलेवेंस ऑफ द स्कीम, उसकी इफेक्टिवनेस कितनी है अभी, एंड सस्टेनेबिलिटी फ्रॉम द long term perspective. So there the development monitoring and evaluation office of the government think tank, which is again नीति आयोग के अंडर ये फंक्शन करते हैं. So they'll be looking into this thing, and यहाँ पे private sector का रोल रहेगा in terms of consultation. So this is also important in order to again arrive at a proper scientific and evidence based decision about again relevance and effectiveness and sustainability of the centrally sponsored schemes. So दो टाइप की schemes होती है, central sector scheme होती है and centrally sponsored. So in centrally sponsored, I think there is the share of 60 to 40 when it comes to the availability or the funding of a particular scheme, and that is implemented by the state. Central sector schemes जो हैं, they are 100% funded by the center and they are also implemented by the center itself. So यहाँ centrally sponsored की बात हो रही है. यहाँ mentioned ये ठीक है. Northeast states के लिए it is 90:10 ratio. Then okay, upfront release of rupees 64,000 crores to the Food Corporation of India. This will help cut the PDS cost. So in this we can say that फर्स्टली तो टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ द फंड्स का जो चैलेंज है वो इसके थ्रू हम रिजॉल्व कर पाएंगे. ओवरऑल जो फंक्शनिंग है एफसीआई की वो और स्मूदन आउट हो जाएगी. तो इसके थ्रू जो स्मूदन आउट हो जाएगी तो वो पीडीएस कॉस्ट के ऊपर उसका फाइनल इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, जो हमें ग्राफ दिखा रहा है कि दिस इज वन ऑफ द हाईएस्ट और द बिगेस्ट एलोकेशंस बाय द गवर्नमेंट which is being received by FCI. So इसको कंपेयर किया गया है कितना अमाउंट रिसीव हुआ है कितना क्लेम्ड अमाउंट है. FCS food subsidy allocation. So in a way now this is also indicating कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज हुआ है, बट जब हम ओवरऑल बजट की बात करते हैं तो उसमें हमने देखा रिसेंट 2024 बजट में we have emphasized, we have paid attention to how we can reduce, rationalize the revenue expenditure. So overall उसको हमने reduce किया है. And FCI की जो करंट होल्डिंग कैपेसिटी है दैट इज 44.4 मिलियन टन. उसमें से जो 38.2 मिलियन टन है दैट इज राइस एंड 11.62 इज फॉर अगेन द ग्रेन रिसीवेबल फ्रॉम द मिलर्स. जो शुगर केन की हम बात कर सकते हैं या फिर व्हीट की भी हम बात कर सकते हैं. सो इसमें भी हम कैपेसिटी एक्सपेंशन पे और फोकस कर पाएंगे. एंड तो कैश फ्लो मिसमैचेस जो एक चैलेंज है वही कि टाइमली बेसिस पे फंड अवेलेबिलिटी हो पाएगी थ्रू दिस. तो दिस इज अगेन अ पार्ट ऑफ वी कैन से गुड गवर्नेंस. So it is related to the polity. Bail is rule, jail is exception even in stringent laws, says Supreme Court. Now this is important जब हम बात करते हैं like जो stringent laws हैं, for example UAPA है या फिर टेररिज्म प्रिवेंशन से रिलेटेड है, एनआईए से रिलेटेड है या फिर प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड केसेस हैं या जो लॉज हैं, उसमें भी वी आर not neglecting the human rights protection. So that is why bail is rule, jail is exception. And in this case, we also use this idiom ki justice delayed is justice denied. So in that case also timely dispersal of the justice and the judgments, cases delay नहीं होने चाहिए, postpone नहीं होने चाहिए. जिसमें भी हम behavior की बात करते हैं कि जो behavioral change चाहिए कि आप you want a next date to again be better prepared. तो एक ही attitudinal change की बात की जाती है even by our CGI.
अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पे हम रिफॉर्म्स की बात कर सकते हैं इन द बेल प्रोविजंस, जिसमें जो टाइम लैग है दैट शुड बी द मिनिमम पॉसिबल टाइम इन टर्म्स ऑफ जो जो अगेन बेल इशू की जाती है एंड द टाइम इट टेक्स टू रीच द प्रिजन अथॉरिटीज। सो वो भी कहीं ना कहीं वॉयलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स देखा जाता है। तो इवन द राइट्स ऑफ अ प्रिजनर दे आर इक्वली सिग्निफिकेंट बिकॉज अल्टीमेटली it is about a human being. So Article 21 is important over here. So बाकी पूरा केस एक्सप्लेन किया गया through an example. So export tied up in knots. तो यहाँ particularly textile sector की बात की जा रही है, तो textiles, fabrics and apparel sector. So that it has been central to India's identity. For example, जब हम ancient times से इसको trace कर रहे हैं, for example, ancient Greece and Babylon, तो the word cotton was regarded as synonymous with the country's name. So जब हम बात कर रहे हैं even colonial time period में, तो हम focus कर रहे थे उस time पे commercialization of agriculture जो हुआ out of the impact of the colonization, India being a colony of the Britishers and East India Company. So plantation agriculture उस time पे emerge हुआ, but at the same time उस time period पे we were seeing that it became a challenge for even the food security aspect also. So currently we are talking about India को और क्या करना चाहिए if we want to leverage this current advantage that we have because of again the political disruptions in Bangladesh is that we need to focus more upon the capacity creation as far as the textile sector is concerned. Currently the schemes or the public sector initiatives includes the PM Mitra scheme, which is related to creation of the textiles park, जहाँ पे again all जो basic facilities and जो services चाहिए for the development of the textile industry, they're available at one place so that we can also focus equally upon the competitiveness of the sector in terms of reducing the prices and the cost. And skilling is very important because again यहाँ पे जो एक और important या prerequisite होना चाहिए for the successful functioning of the textile sector or increasing the exports of like for example the finished goods या फिर the ready-made garments, जिसमें advantage जो था जो highest share था बांग्लादेश का था internationally, would be the labor intensive sector. So availability of skilled and cheap labor for textile sector particularly is important. So दो element हो गए। एंड इंडिया में फॉर एग्जांपल जो स्टेट्स हैं वी आर सीइंग राइट नाउ तमिलनाडु, तो जैसे हम हैंडलूम इंडस्ट्री में भी देख रहे हैं कि देयर इज मोर शिफ्ट टुवर्ड्स द पावर लूम, सो दैट वुड बी अगेन रिप्लेसिंग the labor intensive element and impacting the jobs also. So we can हमारे लिए एक advantage इंडिया के लिए overall ये है कि one district one product के अंडर भी we can promote it because we are having so much diversity even in the types of the textiles which varies from region to region. चाहे आप even sarees की बात करो तो there's so much diversity in that. Kanjivaram sarees there, Banarsi silk sarees there, then cotton sarees, block printed sarees, जिसमें अगेन लेबर इंटेंसिव है कि हैंड प्रिंटेड साड़ीज रहती हैं, सो दैट वुड ऑल्सो इन अ वे हेल्प इन प्रिजर्विंग आवर ट्रेडिशनल सेक्टर ऑल्सो. सो रोल ऑफ MSMEs बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे गोल्डन सिल्क ऑफ असम है, बनारसी वाराणसी की है, पश्मीना ऑफ कश्मीर है, तो दे आर हैविंग द GI टैग ऑल्सो. सो इस तरीके से वी कैन प्रमोट. सो अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल यहाँ पे है, जैसे एग्रीकल्चर के लिए वी हैव अपेडा, अपैरल सेक्टर के लिए अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल. हेल्थ कवर फॉर ऑल, सो यहाँ पे वही कंसर्न रेज किया गया है GST ऑन हेल्थ इंश्योरेंस. सो हेल्थ कवर फॉर ऑल या फिर हम इंश्योरेंस फॉर ऑल की अगर हम बात कर रहे हैं, so that is the again the vision that will be the driver in coming times for the Insurance Regulatory Development Authority of India, and insurance for all by 2047 is the target. So यहाँ पे let's see क्या argument क्या है. तो the center would have no problem with slashing the tax incidence on the financial services if the state governments were indeed on board. तो यहाँ पे कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म दोनों के एलिमेंट आ जाएंगे. एक आर्ग्यूमेंट ये है कि वेदर वी शुड अप्लाई द लोवेस्ट टैक्स रेट दैट इज द 5% GST. वैसे लोवेस्ट तो 0% भी है, जो अगेन बेसिक नेसेसिटीज हैं. सर्विसेज है इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल, तो वहाँ पे हमने फॉर एग्जाम्पल 0% GST इम्पोज किया हुआ है. फॉर एग्जाम्पल फूड कमोडिटीज हो गया, या फिर न्यूज़पेपर सर्विसेज भी आई थिंक 0% के अंडर ही आती है, या फिर जो एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज है रिलेटेड टू दी मेडिकल सेक्टर, मेडिसिन और रिलेटेड टू दैट. सो यहाँ हेल्थ इंश्योरेंस पे भी एक ही आर्गुमेंट यही है कि
क्या हमें वैल्यू एडिशन के ऊपर टैक्स अप्लाई करना चाहिए या ओवरऑल जो पूरा फाइनल अमाउंट आता है उसके ऊपर? सो हेयर वी सी दैट GST as a transaction tax must apply only on the value addition at each unit of the value chain, and it inflates the overall cost of such insurance also. So we know कि GST जो है वो already value added tax है, तो उसी तरीके से उसको यहाँ पे फंक्शन करना चाहिए. सो मार्कअप प्राइसेस के ऊपर इम्प्लाई होगा GST. मार्कअप प्राइसेस होते हैं जो अगेन जो गैप सिग्निफाई करते हैं कि कितना प्रॉफिट एक फर्म अर्न करेगी. सो उस प्रॉफिट के ऊपर होना चाहिए. जैसे कि हम सरचार्ज की बात करते हैं कि इनकम टैक्स जितना कैलकुलेट हो लेता है उसके ऊपर हम सरचार्ज इम्पोज करते हैं, तो क्या इसी तरीके से यहाँ पे GST होगा, नहीं होगा? सो प्रधानमंत्री बाकी जन आरोग्य योजना की बात की जा रही है, which is the largest public health insurance scheme also, to provide a decent health cover of rupees 5 lakhs to 550 million people. So this is also related to health insurance. Why UP wants more hybrids on the roads? What is the reason behind जो certain again? Fiscally, the waiver has been provided. So FADA, Federation of Automobile Dealers Association, UP is one of the largest markets for the passenger vehicles with the retail sales of 2,30,000 units first half of the year में. So hybrids again, firstly from the perspective of environmental safety and this being a largest market, so they would obviously want to leverage on this. This innovation that we're talking about, shift from complete internal combustion engine driven vehicles to the hybrids. So hybrids में we'll be having the option both. पेट्रोल से भी रन हो सकती है या डीजल से, या फिर अगेन इट कैन टर्न इनटू एन इलेक्ट्रिक व्हीकल आल्सो. सो currently as we are seeing कि जो challenges हैं, if you're talking about the electric vehicles, so the charging infrastructure diversity security is also related to that. Then the electricity that is being used to provide the charging, because वहाँ पे भी क्या वो electricity renewable sources से generate हो रही है, नहीं हो रही है. So this is one of the ways of increasing the sales of the इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. इसमें हम बैटरीज की बात करते हैं कि कॉस्ट ऑफ बैटरी मैन्युफैक्चरिंग हमें रिड्यूस करनी चाहिए, बिकॉज दे कंप्राइज 40% ऑफ द शेयर व्हेन इट कम्स टू द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. सो इन दिस केस तमिलनाडु है, चंडीगढ़ है, दे आर ऑल्सो ऑफरिंग टैक्स ऑफ्स फॉर दीज हाइब्रिड व्हीकल्स. तो जब तक कि हमारे लिए एनर्जी सिक्योरिटी भी एक कंसर्न है, तो हाइब्रिड व्हीकल्स वुड बी द बेस्ट ऑप्शन टू गो फॉर एज ऑफ नाउ, बिकॉज कम्प्लीटली ईवी व्हीकल्स पे शिफ्ट करना भी एक चैलेंजिंग टास्क है व्हेन इट इवन कम्स टू द रेंज ऑफ द व्हीकल, क्योंकि वो भी इतना रिलायबल नहीं है when it comes to the long distance travel. Although इंडिया में फॉर एग्जांपल जैसे टाटा मोटर्स हैं, they are also working upon coming with their own vehicles. So instead of again relying on कि जो बाकी कंपनीज है, फॉर एग्जांपल जो लग्जरी कंपनीज हैं, BMW है या फिर ऑडीज है, so they are also coming up with the EVs but they are highly expensive. So ये कॉस्ट जो कंसर्न है EVs के लिए, उसको भी हमें रिड्यूस करने की अभी जरूरत है. तो यूपी मॉडल, यूपी मॉडल ये कि ये बाकी स्टेट्स के लिए अगेन एक एडवांटेज है कि नहीं, कि एक सक्सेसफुल मॉडल वेदर इट वुड टर्न आउट टू बी सो और नॉट. जैसे दिल्ली में भी